देखते ही देखते उसका चेहरा सिकुड़ने लगा, फिर उसका जिस्म भी सिकुड़ते हुए बल खाने लगा, और फिर जल्द ही वहां एक जवान और हसीन लड़की की जगह बल खाता हुआ सांप नजर आ रहा था। मैंने चीख मारी और सोते से जाग उठा था। मेरा ये मामूल कई बरसों से चला आ रहा था। मैं रातों को सो नहीं पाता था। जब से मेरी महबूब बीवी मुझसे बिछड़ गई थी, मैं उसे सांप के रूप में बदलते देखता था और फिर चीख मारकर उठ जाता था। मेरी सेहत तबाह हो चुकी थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं उठ के बाहर आया तो फिर सांप की सी फुनकार सुनाई दी। मेरे हाथ में पानी का गिलास लरजने लगा। खौफ पे काबू पाने के लिए मैंने खुद को जवेरिया की यादों में गर्क कर लिया। मेरा नाम बाबर है और मैं अपने शहर के अमीर तरीन अफराद में से एक था। जवेरिया मुझे एक शादी की तकरीब में मिली थी। ये एक हादसाती मुलाकात थी जब वो मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं एक शादी में शिरकत के लिए पहुंचा तो गार्डन के बाहर सपेरा बीन बजाकर सांप का रक्स दिखा रहा था। मैं पार्क करते सांप का रक्स देखने लगा। मनचले लड़के, लड़कियां और बच्चे रुपए और सिक्के भी उछाल रहे थे। सपेरा सांप से ज्यादा झूम रहा था। अचानक मुझे गाड़ी झटके से रोकनी पड़ी। उसकी रफ्तार तो पहले ही सुस्त थी। कोई लड़की मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं बस बेध्यानी के आलम में यही देख सका। मैं तेजी से उतरा और गिरी हुई लड़की को सीधा किया। चंद लम्हे पहले मैंने सोच लिया था कि जी भर के जलील करूंगा। आखिर खुदकुशी के लिए मेरी ही गाड़ी का इंतखाब क्यों किया गया? मगर अब मैं पलकें झपकाए बिना महवियत से उसे देख रहा था। गहरे शोख रंगों के लिबास में वो हसीना इतनी दिलकश लग रही थी कि मैं चीखना भूल गया था। सॉरी, उसने कई बार दोहराया। तब मुझे होश आया। और भी कई लोग जमा हो गए थे। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने तेजी से कहा। भीड़ में तो ऐसा हो ही जाता है। मैंने मजीद खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। लड़की मेरे हाथों के सहारे धीरे धीरे उठी और फिर मेरी गाड़ी में बैठ गई तो तमाशा देखने के शौकीन लोग भी इधर उधर मुंतशिर हो गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसके साथ ही मुझे एक दहशत भरी सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने बेख्तियारी में उसे मुड़ के देखा तो वो भी मुझे ही देख रही थी। तभी उसके माथे से बहते खून की तरफ मेरा ध्यान गया था। ओह, आप तो अच्छी खासी जख्मी हो गई हैं। जी हाँ, उसने माथे पे हाथ रख लिया था। मैंने तेजी से टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसके जख्म पर रखे। फिर पहले घर के करीब वाक़ई क्लिनिक पर ले गया। मरहम पट्टी के दौरान डॉक्टर ने उसे रात क्लिनिक में रुकने के लिए कहा। उसने मना कर दिया। डॉक्टर कहने लगा, अच्छा 2-4 घंटे में ड्रिप खत्म हो जाएगी तो चले जाइएगा। उसकी तबीयत संभली तो इब्तिदाई तारुफ और अहवाल का मरहला तय हुआ। जवेरिया यहाँ हैदराबाद में अपनी दोस्त के साथ उसकी कजिन की शादी में आई थी। ये हादसा हो गया। वैसे वो कराची की रिहायशी थी और एमए करके एक ऑफिस में जॉब करती थी। मैंने भी एमए किया था, मगर अल्लाह के फजल से अपने वालिद का छोड़ा हुआ बिजनेस काफी कामयाबी से चला रहा था। मेरे वालिद के दौर में भी गुजारा इज्जत से होता था, मगर मेरे हाथ पहुंचते ही ये कहीं से कहीं पहुंच गया था। अब मैं दौलत में खेलता था। मेरे 2 बड़े भाई और बहनें सब बाहर थे, मगर मुझे पाकिस्तान और अपना शहर बहुत पसंद था। उसने भी हैदराबाद शहर के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। वो उस शहर में अजनबी थी। मैंने उसे अपने साथ घर चलने की पेशकश की। वो हिचकिचाती रही तो मैंने कहा कि ये हादसा भी तो मेरी वजह से हुआ है। मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि फर्ज है कि उनका ख्याल रखूं। और बारात तो वापस जा चुकी होगी, वो इस वक्त कहाँ जाएगी? वो परेशान हो गई थी। मैं डॉक्टर से इजाजत और खाना लाने का कहकर निकलने लगा, तब अचानक एक फिनकार सी आवाज सुनाई थी। मुझे खौफ के बावजूद ये आवाज सुनी सुनी सी लगी थी। मैंने जवेरी की तरफ देखा, मगर वो तो आंखें मूंदे लेटी थी। मैंने भी डॉक्टर के कमरे का रुख किया और उसकी बताई दवाएं खरीद कर और खाना और जूस पैक होने के इंतजार में खड़ा था। तब अचानक याद आया कि जब मैं सांप के रक्स के दौरान उसके पास खड़ा था और वो फन उठाए था तो ऐसी ही आवाज आई थी। उसने कई दफा इस आवाज के साथ सपेरे के भी डसने की कोशिश की थी। वो अपनी जान इधर उधर होकर बचा लेता था। फिर उसने चंद लोगों से कहा था कि ये सांप सिर्फ फुनकार सकता है, डस नहीं सकता, क्योंकि इसका जहर निकाल दिया गया है। बच्चे भी होते हैं तो ऐसी जगह हम जहरीले सांप नहीं लाते। तो फिर बच क्यों रहे थे? किसी मंचले ने मजाक उड़ाया। साहब, प्रैक्टिस भी तो जरूरी होती है। मैं सोच रहा था और थूक निकल रहा था। अगर वहाँ सचमुच सांप मौजूद था तो क्या होगा?
मैं जवेरिया को वहां छोड़ आया था। सामान लेते ही मैंने अस्पताल का रुख किया। उसे जिंदा सलामत देखकर मैंने सुख का सांस लिया। पहले तो वो अस्पताल में ही रुकने के लिए कहती रही, फिर मेरे मुस्तकिल इसरार पर घर पर दीगर मुलाजिम भी हैं कि मौजूदगी का सुनकर तैयार हो गई। मैंने घर के नौकरों से बढ़कर उसकी तीमारदारी की थी। गो कि रखा उसे गेस्ट रूम में था। रात उसे गेस्ट रूम में छोड़कर मैं अपने कमरे में जाने लगा तो फिर एक फुनकार ने मुझे ठिठका दिया। मैंने इर्द गिर्द देखा। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि हसीन लड़कियों पे जिन्नात और नाक जिन्नात आशिक हो जाते हैं, फिर उनके आशिक को उनके करीब जाते देखकर उनके भी दुश्मन बन जाते हैं। मगर मैं खौफज़दा नहीं था। हम 2 दिन में ही एक दूसरे से काफी बेतकल्लुफ हो चुके थे। उन दिनों में मैंने बारहा अजीब व गरीब खुशबुएं और कुछ फुनकारें महसूस की। नाक जिन ही था जो जवेरिया का आशिक मालूम होता था। मैंने उससे उसकी किसी मंगनी वगैरह के बारे में पूछा और नफी में जवाब पाके खुशी से झूम उठा। जब एक शाम जवेरिया जाने को बिल्कुल तैयार थी कि एक अजीब सी जहरीली सी बू चारों तरफ फैल गई। फिर जहरीली सी ही इस कदर तेज फुनकार आई कि उसका पांव जीने पर से फिसल गया। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं भी इस बार पसीने पसीने हो गया। मैंने उसे कहा और वो उस वक्त कहीं नहीं जा सकी। न जाने क्या मसला हुआ, बाहर कहीं कोई अंधेरे में नुकसान न पहुंचा दे। मेरे शदीद इसरार पर वो एक रात मेरी मेहमान बन गई थी। रात में वो अपने बारे में बताती है। उसके माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। कोई और बहन भाई भी नहीं था। कभी किसी खाला तो कभी चचा के घर रही। सभी चंद दिन हमदर्दी में रख लेते थे, फिर कहीं और भेज देते। यूं बमुश्किल तालीम भी एमए तक मुकम्मल की और जब नौकरी मिली तो सुख का सांस लिया और हॉस्टल शिफ्ट हो गई। मगर चंद माह सुकून से नौकरी कर पाई। उसके 40 साला बॉस, जिनकी बीवी काफी खूबसूरत थी, 2 बच्चे भी थे, उसे अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहते थे। मेरे हालात जानकर उन्होंने कहा, या तो शादी कर लो या नौकरी भी छोड़ दो। मैं इसलिए दोस्त के साथ यहाँ आई थी। उसने कहा था मेरे चचा के बहुत ताल्लुकात हैं, नौकरी भी मिल जाएगी और कोई तंग भी नहीं कर सकेगा। मैंने उसे झट शादी की पेशकश कर दी थी। जरा सी हिचकिचाहट के बाद वो मान गई थी। मैंने सुबह अपने बहन भाइयों से बात की। मैं सबसे छोटा था, सो डांटे और नसीहतें सुनता रहता था। मेरे बहन भाइयों को बगैर तहकीक या जल्दी जवेरिया से शादी का एतराज था, मगर मैं जवेरिया से शादी का फैसला कर चुका था। जरा देर बाद जवेरिया ने अपनी दोस्त का नंबर मिलाया और फिर फोन बंद करके मेरे पास आई और बताने लगी कि हिना मेरी दोस्त कह रही थी कि हॉस्टल वार्डन अब मुझे नहीं रखेगी और उसके घर वाले भी बिगड़े हुए हैं। मुझे फिक्र लग चुकी थी कि कहीं उसका बॉस उसे न ले उड़े। कुछ दोस्तों से मशवरे किए, बिलाखिर मैंने उसे अगले दिन सादगी से निकाह पढ़वा लिया और वलीमे का 2-4 माह बाद सोच लिया। बहन भाइयों को इत्तला दे दी कि मजबूरी थी, मगर वलीमे की तकरीब सबके आने पे होगी। सब ने ही बुरा भला कहते हुए फोन बंद कर दिया, पर मैंने परवाह नहीं की। शादी की रात जब मैं कमरे में गया तो मुझे फिर फुनकार की आवाज सी महसूस हुई और फिर सरसराहट सी होने लगी। मुझे जरा देर के लिए खौफ महसूस हुआ, मगर फिर हसीन जवेरिया के तस्वुर से मैंने खौफ पे काबू पा लिया। वो हमारी शादी की दूसरी सुबह थी जब सपेरे की आवाज आई थी। वैसे ही बांसुरी और बीन की आवाज थी जैसी शादी में सुनी थी। जवेरिया पे नजर पड़ी तो मेरी हैरान और परेशान हो गया कि उसका रंग उड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ? मैंने बड़ी हैरत से पूछा था। ये यहाँ क्यों आया है सपेरा? वो सहमी हुई सी आवाज में बोली। इसका तो काम ही यही है। अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ कि उसका सांप मिला कि नहीं। मैं कहता हुआ बाहर निकला तो वो बोली थी, उसे कह दीजिएगा हमारे घर के गिर्द न चक्कर लगाया करे, मुझे उससे नफरत है। मैंने सपेरे से सांप का पूछा और उसने बताया कि नहीं मिला, मगर किसी को डसा भी नहीं। बड़ा खतरनाक नाग बल्कि नागिन थी। सांप शीश नागिन न जाने कितनी मुश्किलों से मैंने काबू किया था और कमबख्त भाग गई, पर लौट आएगी, सपेरा बताने लगा। अब क्यों लौटेगी साहब? उसका जोड़ीदार भी हमारे कब्जे में है। उसे पाने के लिए या छुड़ाने के लिए आएगी जरूर और फिर पकड़ी जाएगी। अच्छा, मेरी बीवी को सांप वगैरह बहुत बुरे लगते हैं। तुम मेरे घर के गिर्द चक्कर मत लगाना। अंदर आके मैंने जवेरिया को तसल्ली दी कि अगली शाम लौटा तो जवेरिया घर पे नहीं थी। मोबाइल पे कॉल की तो पता चला कि शॉपिंग हो रही है। फिर 2-4 घंटे में आने का कह के फोन बंद कर दिया। इसके बाद ये जवेरिया का मामूल बन गया था। कभी मैं घर पे होता तब भी वो कहीं और मसरूफ हो जाती। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया। वो नई दुल्हन थी, नया नया घर और पैसा भी उसे समझने के लिए भी वक्त चाहिए था और
ख्वाहिशात पूरी करने का भी हक था। मगर एक दिन बहुत देर हो गई तो मैं उसे ढूंढता हुआ एक कमरे में पहुंचा और वहां मैंने एक स्याह रंग के सांप को रेंगते हुए देखा। मैं मजबूत आसाब का मर्द था, सो चीख नहीं मारी, बल्कि किसी शय की तलाश जिससे सांप को मारा जा सके, और अपना दिफा भी किया। इतने में सांप रेंगता हुआ बाहर की तरफ चला। मैंने एक बड़ा सा लकड़ी का आराइशी पीस उठाया और पीछे लपका। अब मुझे जवेरिया की भी फिक्र थी, मगर सांप गायब था। अचानक मुझे जवेरिया अपनी तरफ आती दिखाई दी। क्या हुआ? ये तो शो पीस है, इसे क्यों उठाया घूम रहे हैं आप? उसने बड़ी हैरत से कहा। मैंने पहले शो पीस को देखा, फिर सोचा ना बताता, बेहतर है वो पहले ही सांप को देख के डर जाती है। सो मैंने मजाक में टाल दिया और उससे झूठ मूठ लड़ने लगा कि उसे अब मेरी परवाह नहीं। अब किसी चोर या आशिक के लिए हथियार भी ना रखूं क्या? उसने हुनकारा सा भरा था और मैं सुन सा रह गया था। उसके मुंह से वाज़े फुनकार सी निकलती महसूस हुई थी और तेज झुलसती सी लहर जिसमें जहरीली सी तपिश थी मुझे काटती हुई सी गुजर गई थी। काफी देर बाद वो मेरे पास से गुजरती हुई बोली थी, मैं चाय लाती हूँ। मैं तभी अपनी जगह से हिलने के काबिल हो सका था। 2-4 दिन बखैरियत गुजरे तो एक रात मेरी अचानक आंख खुल गई। जवेरिया कमरे में नहीं थी। मैं सुकून से लेटा रहा कि शायद बाथरूम में होगी। तभी खिड़की पे किसी सांप की छवि सी लहराई। मैं पलकें झपकाने में मसरूफ था कि वो छवि गायब हो गई। चंद ही लम्हों बाद मैंने जवेरिया की आवाज सुनी थी। गायब दिमागी के से आलम में मैं उसकी बात सुन ही नहीं सका। क्या हो गया है आजकल आपको? उसने बड़ी हैरत से मुझसे पूछा। पैर दर पे ऐसे वाकयात हुए कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया था कि मेरे घर में कुछ अनोखा सा हो रहा है। ये बात बहुत कम लोग जानते थे कि मेरी दौलतमंदी की असल वजह क्या है, मगर मुझे तो उसकी हिफाजत करनी थी। हसीन बीवी भी मेरे लिए कीमती नेमत से कम न थी। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे संजीदा होना पड़ा कि मैं किसी वहम में मुब्तला नहीं हूँ। एक दिन फिर जवेरिया गायब थी तो मैं बाहर लॉन में चला गया। मेरे पड़ोसी मसरूर ने हाथ हिलाया, मैंने भी हाथ हिला दिया। वो बेतकल्लुफी से मेरे लॉन में चला आया और एक हौलनाक इत्तला दी। उसका ख्याल था कि उसने किसी सांप को मेरे ही लॉन में रेंगते देखा है। फिर उसने नहीं, उसकी बीवी बच्चों ने भी कई बार देखा। फिर उसने कहा कि सांप पकड़वाना जरूरी है, कहीं घर में किसी को नुकसान ना पहुंचा दे या घर में बिल बना के ना बैठ जाए। मसरूर ने सही कहा था, मगर मेरा ख्याल था कि कोई सपेरा उन्होंने वाकयात का असल सबब ना बता सकेगा और कोई मावरा हस्ती भी उसके काबू में ना आ सकेगी। मैंने आमिल हजरात की तलाश शुरू कर दी थी और जवेरिया पे भी नजर रखता था। तब कई बार मैंने घर पे साए से मंडलाते देखे और मैंने मजीद दुंदही से किसी आमिल कामिल की तलाश शुरू कर दी। बिलाखिर एक आमिल बाबा मिल गया जिसने मेरे मसले को हल करने का वादा भी कर लिया। वो मेरे घर आया, उसे खूब घूम फिर के देखा, सूंघता रहा और तन्हाई में मुझसे नागमणि का राज पूछा। मैं हिचकिचाया तो रवायती आमिलों के से अंदाज में बोला था, बच्चा हमें सब पता है, तुझे नागमणि विरसे में मिली थी। ये जहर मोहरा भी होता है, जहाँ सांप काटे रख दो, उसका जहर चूस जाता है, मगर ये निकलता भी सांप के बदन से ही है। लोग सांप के शिकार के बाद निकालते हैं, मगर सपेरे जानते हैं सांप ये खुद भी उगल देते हैं जब वो केंचली या 100 बरस के हो जाते हैं। इसके बाद रूप बदलेंगे तो नागमणि बदन से बाहर निकाल देते हैं। ये जिसके पास रहेगी उसे माला माल कर देती है। ये सच था, मगर मैं चुप ही रहा था। आमिल बाबा फिर बोला था, तेरे साथ एक नागिन है, बल्कि वो एक शीश नागिन है। शीश नागों में ये सिफ्त होती है कि वो जब 100 बरस के हो जाएं तो रूप बदल सकते हैं। जब ये रूप बदलते हैं तो वो अपने जिस्म से नागमणि बाहर निकाल देते हैं। ये नागमणि उनके पास ना हो तो शीश नाग फिर से रूप नहीं बदल सकता। इंसान हो तो इंसान रह जाएगा और सांप हो तो सांप ही रह जाएगा। शीश नाग ने रूप बदला तो कोई शिकारी उसके नागमणि ले उड़ा। शीश नाग और उसकी मलिका शीश नागिन अपनी नागमणि ढूंढने निकले थे कि एक सपेरे ने पकड़ लिया। शीश नागिन तो रूप बदल कर निकल गई और फिर उस नागमणि के लिए तेरे घर रूप बदल कर आ गई, मगर तू खुद बहुत कुछ जानता था तो वो तुझसे छुपी न रह सकी। अब तू चाहे तो मैं उसे मार सकता हूँ, फिर उसका सांप तन्हा मर जाएगा। याद रख बच्चा, वो तुझे भी मार सकती है, क्योंकि उसे तो नागमणि चाहिए। मैं कांप के रह गया। बेशक जवेरिया नागिन हो कि किसी और के पास चली जाए, मैं उसे कत्ल नहीं करवा सकता था। मैं उसे नागमणि दे दूंगा, जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की खातिर जो मुझे उससे थी। मैंने आमिल बाबा को रुखसत कर दिया और जवेरिया के आने पे उसे अफसुर्दगी से तकता
सच जानना चाहता था कि शायद वो मुझ ही को चाहती हो। वो कुछ देर तो मुकरती रही, मगर जब मैं बाजिद रहा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। ठीक है, नागमणि तो मैं तुमसे ले ही लूंगी। वो बल खा रही थी। एतराफ के साथ वो अपने साथी नाग को ही चाहती थी। मेरे घर से नागमणि उड़ा के वो अपने साथी को छुड़वाती। अब भी वो मौका पाते ही काम जरूर करती, मगर अब मेरी मौत भी होगी। देखते ही देखते उसका चेहरा सिकुड़ने लगा था, फिर बाकी जिल्द और जिस्म भी सिकुड़ने लगा। अब वहां नागिन फुनकार रही थी। मैं दम बखुद सा उसे देखता रह गया। वो फुनकारते हुए मेरी तरफ आई थी। तब मैं चीख उठा था, नहीं, मुझे मत मारो, मैं नागमणि तुम्हें दे दूंगा। वो नागिन रुक गई थी। कुछ देर तक झूमती रही, फिर उसने दोबारा रूप बदलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जवेरिया वहां बैठी थी। मैं तुम पर एतबार करती हूँ, चलो दो। नागमणि, शाबाश। मुझे चंद ही लम्हे निहायत अफसुर्दा सा बैठा रहा। फिर अंदर एक खास तरह से बनवाए गए सेफ से नागमणि निकालकर जवेरिया के हवाले कर दी, जिसे नस्ल दर नस्ल छुपा के महफूज रखा हुआ था, इसलिए जवेरिया ढूंढ नहीं सकी थी। नागमणि पाते ही वो खिल उठी थी और मेरी एहसानमंद होते ही कहा, वो मुझे कभी नहीं भूल सकेगी और मेरे एहसान को याद रखेगी। उसके बाद वो मेरे घर से चली गई थी। दिन पे दिन गुजरते गए। अफसुर्दगी के आलम में मैं अपने कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए खराब कारोबारी हालात का अंदाज़ा भी मुझे उस दिन हुआ जब मुझे मेरे मैनेजर ने बैंक से नादहिंदगी का नोटिस मिलने की इत्तला दी। मेरे बैंक में कुछ नहीं था। ये बहुत हैरानकुन खबर थी। उस वक्त तक मेरे पास बहुत कुछ था। मैंने कुछ ज़मीन और जायदाद फरोख्त कर दी, मगर कारोबार की सूरत हाल बद से बदतरीन होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि घर के सिवा मेरे पास कुछ भी ना बचा और मेरा मैनेजर मुआज़रत करते हुए चला गया। उसे भी अपने बच्चे पालने थे। मैं घर पे निहायत उदास सा बैठा हुआ था। अब मेरे पास कोई मुलाजिम भी नहीं था। सो बेल बजने पे मैं खुद ही दरवाजे पे गया था। वहाँ जवेरिया और उसके साथ एक खूबरू नौजवान को देखकर मैं हैरत से पलकें झपकाने लगा था। वो मुझसे अंदर आने के तलबगार हुए तो मैं ड्राइंग रूम में ले गया। वो भी उजड़ा हुआ सा हो रहा था। जवेरिया इधर उधर देख रही थी। मैं ट्रे में बस चंद कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखकर ले गया और कुछ घर में था भी नहीं। वो दोनों पीते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर जवेरिया ही बोली थी, हमें तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ है। हम तुम्हारी मदद करके कोई एहसान नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारे एहसान का बदला देना चाहते हैं जो हमें नागमणि देके तुमने हम पर किया था। मैं चुपचाप उन दोनों मियाँ बीवी को देख रहा था। मैं तो दोहरे सदमे का शिकार था। तभी जवेरिया ने एक बड़ा सा जगमगाता पत्थर जैसे हीरा मेरे आगे रख दिया था। मैं हैरत से उछल पड़ा और फिर हीरा उसे उठाकर नफी में सर हिलाते वापस देने लगा, मगर इस बार उसके शौहर ने ये हीरा मेरे हाथ पे रखकर वापस दिया और कहने लगा, हम भी इंसानों के जैसे फानी होते हैं। एक ना एक दिन बुजुर्ग नाग फना हो जाते हैं और मरते वक्त नागमणि मुंह से निकाल देते हैं, जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं। अगर वो कई दिन जिंदा रहें तब वो नागमणि आंखों से निकल जाते हैं, वरना कबीले के खजाने में जमा होते रहते हैं। नागमणि रफ्ता रफ्ता सख्त हो जाती है और फिर मनका बन जाती है, जो हीरे जैसा हो जाता है। इसकी कीमत मगर हीरे से भी ज्यादा होती है। ये मनका मेरा, ये तुम्हारी जवेरिया का नहीं, बल्कि हम कबीले वालों से कई शर्तें पूरी करके मांग के लाए हैं। आप ये तोहफा हमारी तरफ से रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने बिलाखिर उनके शदीद इसरार के बाद वो मनका रख लिया। कुछ देर में वो दोनों चले गए। मैंने खुद को संभाल कर फिर कारोबार की तरफ तवज्जो दी तो वो बेहतर होने लगा। 1 साल के अरसे में मैं पहले से ज़्यादा दौलतमंद हो गया था, मगर ये सच है कि मैं आज भी जवेरिया को नहीं भूला और रोज़ उसे अपने ख्वाब में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए।